हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीएफओ, एओएओ और एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से रिलेटेड हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसका आज आपको इंपॉर्टेंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट 1 मिलने वाला है। इस पार्ट 1 में मैं आपसे पिछले जो यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका सीडीएस होता है, जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज होता है और भी बहुत सारे जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, वहां से मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं ये यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये किसी बुक के क्वेश्चन नहीं है। तो वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि यूपीएससी ने यूज करी है अपने क्वेश्चन पूछने के तौर तरीके में। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कितना हमको प्राप्त हुआ, कितना हमने व्यय किया, कितना हमने खर्च किया, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार का, हैज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हर वित्तीय वर्ष में, ठीक है, हर वित्तीय वर्ष में, जो कि है हमारा हर वित्तीय वर्ष होता है भारत में, हर वित्तीय वर्ष में जो भारतीय सरकार है उन्होंने कितना खर्च किया, कितना उनको मिला, और ये सब वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, संसद के सामने वो प्रस्तुत करती है। तो यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, या फिर ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। देखिए आर्टिकल 110 आप लोग याद रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं धन विधेयक, जिसे हम बोलते हैं मनी बिल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मनी बिल, ठीक है। और यहां पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज आर्टिकल 112, जिसे हम बोलते हैं, देखो बजट सबका कोई भी जिक्र नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपने यहां पे ध्यान देना है। बजट सबका उत्पत्ति कहां से हुई है, फ्रेंच सब के बुगेट, एक लेदर का ब्रीफकेस होता है उसे हम बोलते हैं बुगेट, ठीक है। तो वहां पे हम बजट बोलते हैं उसको, लेकिन जो इसका संविधान में नाम है वो है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो गया 112। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 371। बहुत से लोगों ने आर्टिकल 370 सुना है, आर्टिकल 370 और यहां पर सुना होगा आपने 35A। तो ये किस रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस यानी कि जो प्रावधान होते हैं जो कि दिए जाते हैं। देखिए ये 370 और ये तो आपको पता है ना 31 अक्टूबर 2019 से पहले थे लागू, उसके बाद ये खत्म हो चुके हैं। हालांकि ये अगस्त में खत्म हो गए थे जब राष्ट्रपति ने यहाँ पे साइन किया था। तो ये जो प्रावधान थे ये थे जेएनके के, ठीक है। अब ये सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब 371A आर्टिकल है, तो ये किसके लिए है, ठीक है। तो ये किसके लिए आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है नागालैंड के लिए, ये है नागालैंड के लिए। नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल प्रिविलेज, जिसे हम बोलते हैं विशेष प्रावधान, कि भाई वहां पे ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, गवर्नर को ऐसा करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने देखा था ना, ये वाला जो जेएनके है, इसमें क्या था कि यहाँ पे इनका ध्वज था, अपना खुद का ध्वज था, अपनी खुद की यहाँ पे संसद थी, यहाँ पे खुद का इनका राष्ट्रीय गान था, ओके। यहाँ पे बहुत चीजें इनकी खुद की अलग थी, यानी कि स्वायत्तता दी गई थी। तो यहाँ पर भी 371 में ऐसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष प्रावधान है जो कि नागालैंड को दिए गए हैं। अगला है हाउ मेनी जोनल काउंसिल, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रीय, जिसे हम क्या बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई क्षेत्रीय परिषद क्या होती है। वर सेट अप वाइड पार्ट कौन सा है, 3 है ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए ये जो ये देख रहे हैं ना आप, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन SRA बोलते हैं इसको हम, 1956। इसके तहत राज्यों का क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। राज्यों का पुनर्गठन भी यहाँ पे हुआ था। अब आपको पता है ना, इसी के तहत तो ही भाषा के आधार पर हमारा पहला जो राज्य बना था वो बना था यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये पता है आपको। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत क्षेत्रीय परिषद का निर्माण हुआ था। क्षेत्रीय परिषद क्या करती है, यहाँ पे ध्यान देना, क्षेत्रीय परिषद का हेड कौन होता है, पहली बात तो आप याद रखना, ये होता है हमारा गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। ये जो क्षेत्रीय परिषद होती है ये अलग अलग बहुत सारी क्षेत्रीय परिषद होती है, इनके तहत पूरे देश को बांटा गया है। तो करंटली यहाँ पे अगर ये बात करते हैं कि भाई कितने जोनल काउंसिल यहाँ पे करे गए थे, तो दैट इज 5 क्षेत्रीय परिषद यहाँ पे बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा।
चलिए अब देखिए, ये है हमारा ईपीएफओ ईओ का कोर्स है। यहाँ पे आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे। आप देख रहे हो 6 पीवाईक्यूज हैं। ये पीवाईक्यूज क्या है? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। 20 आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 400 से ज्यादा आपको सेक्शन टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे स्टडी नोट्स दे रहे हैं, यहाँ पे आपको वीडियो लेसन्स दे रहे हैं। तो आप हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। देखिए हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, धीरज सिंह हो गए, रवि विश्वास हो गए, विपिन रतेवाल हो गए, इन्होंने खुद ने यहाँ पे एग्जाम्स निकाले हुए हैं एसएससी यूपीएससी के। तो यहाँ पे आपको इनके द्वारा पढ़ने का मौका भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या फिर किस प्रावधान के तहत प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट आंसरेबल, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी कोर्ट के तहत जवाबदेह नहीं है यदि उसने अपनी कोई सी भी पावर को, कोई सी भी शक्ति का, अगर उसने क्या करा यहाँ पे कोई शक्ति है उसकी, जो वो शक्ति उसने क्या करी, यूज करी। जैसे मान लो उसके पास वीटो पावर है, उसके पास पॉकेट वीटो है, उसके पास एब्डोमेन वीटो है, उसके बाद और सारे वीटोज होते हैं, ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज वीटो। तो यहाँ पे जो भी वीटो, जो भी पावर वो यूज करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके तहत वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के तहत। तो ये हमको कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है? दैट इज आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के तहत यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टिकल 361 के तहत अगर राष्ट्रपति यहाँ पर अपनी किसी भी जो पावर है, शक्ति का उपयोग करता है, तो वो कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 53 तो प्रेसिडेंट का है। ये तो सिंपली है कि भाई प्रेसिडेंट, भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, ओके, प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे बोला गया है। और 356 हो गया, ये देखिए अलग अलग है, यहाँ पे 363 भी है, ओके। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आर्टिकल, दैट इज द राइट आंसर। अगला है, विच लॉ प्रिस्क्राइब दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपने बताना है इनमें से कौन से प्रावधान के तहत या फिर कौन से एक्ट के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत यहाँ पर यह कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है, जो ये उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय कहां पर है? ये दिल्ली में है, लेकिन ये अपनी जो सीट है वो कहीं भी स्थापित कर सकता है। अभी कौन है? तो वो है वर्तमान में DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ है, ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी कार्रवाई होगी, वो अंग्रेजी में होनी चाहिए। क्या वो आर्टिकल 145 में, 348 में, या फिर सुप्रीम कोर्ट रूल में, या फिर एक्ट पास पार्लियामेंट? तो या फिर ये जो एक्ट है वो पार्लियामेंट के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल है एक 348, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो इंग्लिश में होगी, ओके। चलिए अगला है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया शैल नॉट एक्सीड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? मंत्रिमंडल, ठीक है, ये बोल रहा है मंत्रिमंडल। अब ये जो मंत्रिमंडल है ना, ये आप यहाँ पे ध्यान देना, मंत्रिमंडल क्या है? ये जो मंत्रिमंडल है इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। यदि ये मंत्रिमंडल अगर विघटित होता है तो सरकार भी गिर जाती है। तो यहाँ पे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जैसे हम क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रियों का एक समूह, इसमें भी 3-4 प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कि आपका यूनियन मिनिस्टर हो गया, डेप्यूटी मिनिस्टर हो गया, स्टेट मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज हो गया, ठीक है। अब यही मंत्रिमंडल आपको राज्यों में भी मिलेगा और यही मंत्रिमंडल आपको केंद्र में भी देखने को मिलेगा, ओके। तो यहां पर ये बोला है जो मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये कितने प्रतिशत होता है टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का? तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 545 अगर हमारी क्या है, एक तरीके से अभी हमारी क्या है 545 हमारी क्या है प्रेजेंट सीट है, वैसे तो 543 है, ओके। ये आपने ध्यान देना है, 543 है। तो इसका अगर आप यहाँ पे 15% करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसका 15% करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 54 + 25, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया 8 समथिंग 80। आपको यहाँ पे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रख सकते हो, यानी कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो 80 के आसपास आप मेंबर्स उसमें रख सकते हो, मंत्री रख सकते हो। चलिए अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी, देखिए मैं आपको सारे पार्ट बताता हूँ शुरू से लेकर जब तक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं आती है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ओके, यूनियन एंड स्टेट भी बोलते हैं, टेरिटरी भी है, तो शेड्यूल में हो गया। सेकंड क्या आ जाएगा आपका? सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। थर्ड हो गया यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट्स। 4 हो गया यहाँ पे आपका DPSP। 4A हो गया यहाँ पे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। कब जोड़ा गया था? 1976
ठीक है, के आसपास इसको जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है और इंदिरा गांधी इसको लेके आई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है, पहली बात तो आप लोग याद रखना, ये लिए हमने रशिया, जिसे हम पहले क्या बोलते थे, यूएसएसआर कहते थे उस समय पर। ओके तो ये आपने ध्यान देना, इसमें से कौन सा नहीं है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर बिल्कुल है, टू प्रमोट द इंटरनेशनल, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये तो है हमारा, ओके, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारा क्या है, ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये है हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत आता है 51। आपको पता नहीं आर्टिकल, क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये तो 51A के अंतर्गत आती है, 51A के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 51 क्या है आपका, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन है वैसे तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ अ रिट ऑफ क्यू वारंटो इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 32 आपका पता है, आर्टिकल 32 ये है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत यहाँ पे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को। तो यहाँ पे एक रिट है क्यू वारंटो, इस क्यू वारंटो में आपने यहाँ पे बताना है कि इसके तहत यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टेट। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये सरकारी कार्यालयों के लिए ही लागू है बस। दूसरा है द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव वन, ओके, देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेटस इन द अपॉइंटिंग सच पर्सन टू द ऑफिस, यानी कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है जिसके लिए वो लागू नहीं था। द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो ट्यून करता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन के साथ साथ में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रावेंशन। देखिए क्यू वारंटो क्या होता है, जब आप ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दो किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, जो उस पद के लायक नहीं था या फिर जो उस पद को अधिकार, उसके अंतर्गत वो अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, क्यू वारंटो हम लोग किस लिए करते हैं, तो क्यू वारंटो का मैंने आपको बता दिया है, जब कोई पद यहाँ पे क्या होता है ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो उस व्यक्ति के लिए नहीं है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो बिल्कुल देखिए 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना हमारे, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होती है, वो जो होते हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनसे रिलेटेड है 5वां शेड्यूल। अगर आपने 12 के 12 शेड्यूल पढ़े हैं तो 5वां आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। चौथा तो आपको पता है, चौथा किस लिए है, चौथा नॉर्मली किस चीज से रिलेटेड है, चौथा है आपका सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में कैसी सीट, कौन सा स्टेट कितना प्रतिनिधित्व करेगा राज्यसभा में। तो 5th शेड्यूल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपने बताना है 5th शेड्यूल में क्या नहीं है इनमें से। पहला है इट रिलेट टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरियाज इन द स्टेट्स अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिल्कुल ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर टू बी कंस्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस अंडर द 5th शेड्यूल, बिल्कुल ये ठीक है। The governor is not authorized to make regulation to prohibit or restrict the transfer of land by among member of the scheduled tribe, यानी कि ये वाला बिल्कुल गलत है कि गवर्नर यहाँ पे नहीं बना सकता ऐसे नियम कानून, प्रतिबंध ऐसे नहीं लगा सकता उन लोगों पर जो व्यक्ति अनुसूचित जाति से संबंध रखते हो, ऐसा नहीं है, लगा सकता है। The governor of the state in which there are the scheduled areas have been submit a report to the president regarding the administration of the such areas, बिल्कुल ये वाला भी है। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट नहीं होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए ये हो गया आपका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विधानमंडल, ओके। भारत के सिर्फ आपको 6 राज्यों में ही क्या मिलेगी, विधानमंडल देखने को मिलती है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए जेएनके का अभी तक हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि जेएनके में भी स्टैब्लिश ही नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका यूपी, ये हो गया फिर यहाँ पे आपका बिहार, ओके, फिर यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे हो गया तेलंगाना, फिर यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे हो गया आपका कर्नाटक, ओके। ये आपके 6 हैं जो मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पे बताओ आप इनमें से किसमें नहीं है बोल रहा है ना, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही हाउस है, ठीक है। जहाँ पे विधानमंडल होता है वहां पे 2 सदन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्विसदनात्मक सत्ता, ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया यहाँ पे आपका डी, हो गया यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने प्रीवियसली जो हमारे एग्जाम्स हुए थे उससे मैंने लिए हैं,
तो हमारी जो आगे वीडियोस आती रहेंगी, आपने पार्ट 2 को भी देखना है, पार्ट 2 में भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।